अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शिफास एकेडमी और मैं मौजूद हूँ शिफा अशरफ राहिमू। आज हम जो है इस वीडियो में चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी एमडी कैट हो, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, डाउ, जिना, के यू, जेएसएमयू या फिर जो है वो माजू या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी हो, एसआईयूटी हो या किसी भी एंट्रेंस टेस्ट की जो है आज हम इस वीडियो में प्रिपरेशन की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। हम जो है वो फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी की बुक से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो है मैंने आप लोगों के लिए लाइन बाय लाइन बुक वाइज बुक की जो है एक्सप्लेनेशन रखी है और वो सिर्फ एमसीक्यूज़ हाईलाइट किए हैं जो कि एमसीक्यूज़ आते हैं, ठीक है, जो कि पास्ट पेपर्स में भी आ चुके हैं और जो एमसीक्यूज़ जो हैं वो आते हैं। क्योंकि वो जो है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कहते हैं कि हम जो है वो बायोलॉजी या किसी भी सब्जेक्ट को हम कैसे रीड आउट करें, मतलब थॉरली बुक को रीड करना है तो हम कैसे करें। इसमें तो बहुत सारे पॉइंटर्स होते हैं, तो हम किस पॉइंट को सिर्फ जो है वो याद रखें। तो इस वीडियो में जो है वो हम लाइन बाय लाइन जो है वो पूरी जो है बुक की एक्सप्लेनेशन करेंगे, लेकिन जो है उसमें सिर्फ वो की पॉइंटर्स जो हैं मैं वो हाईलाइट करूँगी जिनको आप लोगों को याद रखना है, जो पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं और जो ज़्यादातर आते हैं, ठीक है। हम जो है वो हम जो है इस चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। ये सीरीज़ ऑफ चैप्टर हैं, इसमें से भी मैं सिर्फ वो चैप्टर्स जो है वो चूज़ करूँगी, ज़्यादातर उसकी जल्दी से प्रिपरेशन करवाऊँगी जो कि मोस्ट ऑफ द आते हैं, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं उसमें से भी 4 to 5 एमसीक्यूज़ आते हैं, ठीक है। अगर एमडी कैट हो और अगर कोई एंट्रेंस टेस्ट हो तो उसमें भी 2 to 3 एमसीक्यूज़ आते हैं, ठीक है। और जो है इसी वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए जो है वो एक गूगल फॉर्म बनाया है, मतलब एक क्विज़ एमसीक्यूज़ क्विज़ रखा है, जिसको आप लोग इस पूरी वीडियो की एक्सप्लेनेशन के बाद जो है पूरा इस वीडियो में जितने भी एमसीक्यूज़ जो मैं बता रही हूँ या जो भी थॉरली बुक की रीडिंग जो बुक लाइंस हैं उसमें से मैंने एमसीक्यूज़ बनाए हैं, ठीक है। और वो काफ़ी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है, तकरीबन 30 to 35 तक के एमसीक्यूज़ होंगे या उससे आप ज़्यादा भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ चैप्टर नंबर 1 के होंगे और इसी बुक के होंगे, ठीक है। वो मैंने आप लोगों के रखे हैं कि आप लोग जो है उसमें अपना नाम रखेंगे और फिर जो है वो अपनी जो है पूरा एमसीक्यूज़ को है जो रीड करके अपने ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और एट द एंड सबमिशन के बाद जो है आप लोगों के पास आपका स्कोर भी अपीयर होगा, ठीक है। और मेरे पास भी जो है वो आप लोगों का रिस्पॉन्स आएगा कि आप लोगों ने जो है वो एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट किए हैं तो आपका स्कोर क्या था। फिर जो टॉप ऑफ द स्टूडेंट्स होंगे उसका जो हम नाम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है बताएंगे, ठीक है, कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा हाई स्कोर किए हैं, मतलब पूरे पूरे मार्क्स लिए हैं, आउट ऑफ जो है 100% रिजल्ट आया है या सेकंड थर्ड जो भी हैं उन सब के हम जो है वो नाम भी लेंगे, ताकि आप लोगों की जो है मोटिवेशन बरकरार रहे और आप लोग मज़ीद जो है अपनी प्रिपरेशन रखें, ताकि कोई भी एंट्रेंस टेस्ट हो उसको आप लोग इजीली जो है वो दे दें और उस पर जो है आप लोगों को कहीं भी जो है आपका एडमिशन इजीली हो जाए, ठीक है। तो और जो है इस लेकिन जो है आप लोगों को इस एंट्रेंस टेस्ट वो जो क्विज़ है मैंने जो रखा है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी हो सकता है और इस वीडियो में भी मैंने कहीं रखा है, ठीक है। लेकिन इसको आप लोगों को सॉल्व करने से पहले जो है इस वीडियो को लिखना लाजमी है, क्योंकि इसी वीडियो में मैंने जो है उसका कोड रखा है। उस कोड के बगैर जो है वो सबमिट नहीं होगा, वो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है। वो एमसीक्यू सबमिट नहीं होंगे, ना ही आपका स्कोर अपीयर होगा, ठीक है। और ये कोड मैंने इसलिए रखा है ताकि जो है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सिर्फ जो है एमसीक्यूज अटैम्प्ट करेंगे और फिर गलत गलत कर देंगे, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप लोग पहले जो है वो पूरी एक्सप्लेनेशन को समझें और फिर जो है अपना जो जो टेस्ट है वो आप दें, ताकि आप लोगों के स्कोर अच्छे आएँ, ठीक है। तो इसी वीडियो में जो है कहीं पर मैंने वो कोड जो है वो रखा है, वो कोड जो है आप लोगों को उस जो है क्विज में डालना होगा, उसके बाद ही आप लोगों की सबमिशन होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से चैप्टर नंबर 1, ठीक है। ये मैंने इसलिए रखे हैं ताकि आप लोगों की जो है वो पूरी प्रिपरेशन हो जाए, क्योंकि न्यू बुक्स की जो है एक्सप्लेनेशन बहुत ही कम है और जो है वो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हम कैसे जो है वो 100% प्रिपरेशन करें, ठीक है, ठीक है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। मैं जो है वो पॉइंटर्स निकाल लेती हूँ, ठीक है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच एक्सप्लेन द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ इट्स कॉल्ड, मतलब जो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम बायोकेमिकल्स बेस ज़िंदगी में जो है ज़िंदगी में जो बायोकेमिकल्स मौजूद हैं, लाइक किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल्स मौजूद हैं उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं,
बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। It is one of the most important branch of biology due to some reasons. It provides information about all the processes carried out in living organism, from construction of body structure to follow the formation from nucleus, DNA, प्रोटीन सिंथेसिस एंड कंट्रोल ऑफ ऑल द मैकेनिज्म। जो है इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम जो है वो स्किप भी करते जाएंगे, ठीक है, ताकि जो है हमारा टाइम वेस्ट ना हो, हम जो है वो जल्द से जल्द जो है वो प्रिपरेशन कर लें, ठीक है। द रिसेंट कंसेप्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफ बायोकेमिकल इनेबल अस, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये जो है वो पूरा पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाह रही हूँ कि कैसे बुक रीडिंग करते हैं। अब यहाँ से देखें, द बायोकेमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, इसमें जो है केमिकल इट कंटेन 70 to 90% ऑफ वाटर। ये एमसीक्यूज आता है कि हमारी जो बॉडी है उसमें जो कि बनी हुई है 70 से 90% जो है पानी से बनी हुई है, उसमें केमिकल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। द एक्चुअल केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज स्टिल नॉट नोन परफेक्टली, ठीक है। If the water is evaporated, the remaining mass of the cell is called dry weight. अगर हम पानी को जो है एवोपरेट कर दें तो फिर जो वजन बचता है उसको हम क्या कहते हैं, ड्राई वेट कहते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हम पानी को एवोपरेट कर दें तो हमारे पास जो रिमेनिंग कंपोजिशन बचती है वो क्या होती है, उसको ड्राई वेट होता है सेल का, ठीक है। सेल किससे बना हुआ होता है, कार्बन से, सही है। बायोकेमिकल विच आर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि द एलिमेंट विच आर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ, इसमें अगर मुझे एरो मिल जाए तो और भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन खैर ठीक है। द लास्ट लाइन है, द एलिमेंट विच आर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ बायोकेमिकल आर मेनली 6। जितने भी हमारे पूरा जो एलिमेंट है, ठीक है, जो बायोकेमिकल से को बनाते हैं वो हमारे पास कितने हैं, सिर्फ 6 हैं। जो है हमारे पास सबसे ज़्यादा जो है वो कौन से हैं, वो सिर्फ 6 हैं, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस एंड सल्फर, ठीक है। ये जो है ये 6 केमिकल्स हैं जो पूरी बॉडी के जो के अंदर जो केमिकल्स होते हैं उसको बना रहे होते हैं, ठीक है। द फॉर्म, ठीक है। तो ये जो है वो ये जो 6 मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो 6 एलिमेंट है वो क्या करते हैं, वो जो 98% ऑफ द जो पूरे बायो मॉलिक्यूल्स हैं उसको बनाते हैं। 98% जो है बायो मॉलिक्यूल्स जितने भी होते हैं वो इन 6 एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, ठीक है। हमारे पास फंडामेंटल टाइप जो है वो बायो मॉलिक्यूल्स की क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब देखें, कार्बोहाइड्रेट की अगर बात की जाए, ठीक है, तो उसमें जो है उसको ऐसे तो हमें डिटेल में पढ़ना है, फिर हम बाद में इस चार्ट की तरफ आएंगे, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं, इसमें भी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये इम्पोर्टेंट है, ओके। ये इम्पोर्टेंट है कि जो वाटर जो होता है ना वो मेमेलियन सेल में नहीं, ये तो दोनों सेम है। इसमें एक चीज़ जो है ना, ये कंपोजिशन में से इतने कोई ख़ास याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही डिटेल्ड है, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें तो याद रख सकते हैं। अच्छा, अब देखिए, सिंथेसिस ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल, अगर हमें बड़े मॉलिक्यूल को बनाना है मतलब, तो हमें क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, मतलब कंडेंस करना पड़ेगा। उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलीमर। पॉलीमर मतलब मेनीमर्स मतलब बहुत से छोटे छोटे यूनिट से जो मिलकर बनता है वो पॉलीमर होता है, और जो सिंगल यूनिट होता है उसको हम कहते हैं मोनोमर्स, ठीक है। तो मॉलिक्यूल आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम सॉरी, क्या हो गया, एक सेकंड, ये गलत हो गया मुझसे। Macromolecule are constructed from monomolecule by the process of coupling of rail car into the train. The basic structure of each macromolecule is very similar in organism from bacteria to human, ठीक है। अच्छा, अब ये important है, ठीक है, देखें, this process of joining two monomolecule, मोनोमर्स को जब ज्वाइन करते हैं ना, जब वाटर को रिमूव करते हैं, ठीक है, और 2 यूनिट जो है एक साथ मिलते हैं उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस क्यों कहते हैं, हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का रिमूवल, ठीक है। वाटर के रिमूवल से जो सिंथेसिस होती है उसको हम कहते हैं ये, या कंडेंसेशन भी कह सकते हैं या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस डायग्राम से भी देख सकते हैं कि 2 मोनोमर
दो मोनोमर जो हैं वो आपस में मिल रहे हैं, किसके ज़रिए से? वाटर के रिमूवल के ज़रिए से, ठीक है। इसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। अब यही अगर हमें ब्रेक करना है, मैक्रो मॉलिक्यूल मतलब बहुत बड़ा यूनिट है, उसको छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, हमने क्या रिमूव किया था? वाटर रिमूव किया था, तो मोनोमर जो है वो क्या बन चुके थे? पॉलीमर। तो अब हम अगर वाटर को ऐड करेंगे, एडिशन ऑफ वाटर करेंगे, तो ये मैक्रो क्या हो जाएगा, ये ब्रेक जो है वो ब्रेक होके मोनोमर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब छोटे छोटे सब यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। इसके बाद इस पेज में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है एज सच। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर अब ये देखते हैं। वाटर इज़ द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट। हमें पता है पानी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 70 to 90% जो सेल है वो उसकी पूरी कंपोजिशन ही वाटर पर होती है, ठीक है। it take part in many biochemicals such as hydrolysis, also provide raw material for photosynthesis। वाटर जो है वो, सेकंड कुछ गलत हो गया, एक मिनट। ओके ये रहा। ठीक है, तो जो है हम क्या पढ़ रहे थे, ये तो आगे चला गया, यही पर था ना, हाँ ठीक है यहीं पर था। तो जो है इस पेज में भी कुछ, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। वाटर इज पोलर, पोलर मॉलिक्यूल। पानी क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूल है, मतलब पोल्स जो होते हैं इस पर, नेगेटिव होता है और पॉजिटिव पोल होता है। जो नेगेटिव पार्शियल, नेगेटिव पार्शियल का मतलब हाफ, हाफ नेगेटिव चार्ज जो होता है वो किस पे होता है? ऑक्सीजन पे होता है इसके। और जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है वो उसके हाइड्रोजन पर होता है, ठीक है। ड्यू टू डिफरेंस, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आता है ना, ठीक है, हाइड्रोजन और एटम के दरमियान, इसी को हम क्या कहते हैं? पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। और ये जो सेपरेशन होती है इलेक्ट्रिकल चार्ज की, उसको हम कहते हैं डायपोल, ठीक है। इसमें कोहेजन एडिशन थ्योरी और हीट वेपराइजेशन और ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है इतना है सच। ये देख लें कि ये वाटर का मॉलिक्यूल है, इस पे एक एक एच के ऊपर क्या है? पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल का साइन है इस तरह से जो सिग्मा बन रहा है। और जो ऑक्सीजन है उस पर पार्शियल नेगेटिव आ रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसका 104 डिग्री, ये पढ़ेंगे आप लोग केमिस्ट्री के, 104.45 डिग्री इसका एंगल बन रहा है। और ये जो है वाटर के मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग शो हो रही है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? एन इंटर मोलिकुलर फोर्स। इंटर मोलिकुलर मतलब मॉलिक्यूल्स के दरमियान की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वन ऑफ एट ईच, one of which contain partially hydrogen, partially H positive, and the other contain partially negative charge as present in water. These charge attract two molecules. This force of attraction due to H positive and partial O negative is called hydrogen bond। ये समझ में आ गई, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव जो चार्ज होता है, तो ये जो है कौन सी बॉन्डिंग बन रही होती है? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेसिकली, ठीक है। अब इसके लिए जो है ना, इसको डिफाइन करने के लिए दो थ्योरीज हैं। ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू मॉलिक्यूल हैव द फॉलोइंग टू टाइप ऑफ कैरेक्टर। अच्छा, दोनों अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी है तो दोनों मॉलिक्यूल के पास कोई खास जो है वो कैरेक्टर होना चाहिए। वो कौन से कैरेक्टर हैं? दो कैरेक्टर, एक ये है कोहेजन एंड कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होनी चाहिए। देखें, कोहेजन और कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होनी चाहिए। द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल। अच्छा, अगर दो सेम मॉलिक्यूल हैं तो उसके दरमियान जो अट्रैक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्स, ठीक है, कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिस तरह से ड्यू टू पोलर नेचर वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट ईच अदर एंड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर दो वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं बिटवीन देम टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विच हेल्प इट फॉलोइंग फ्रीली, इट फ्लोइंग फ्रीली, इट फ्लो एज प्रोटोप्लाज्म इन सेल, एज ब्लड इन ब्लड वेसल, एज ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड। ओके,
कोहेसिव फोर्स कहाँ हमारे पास काम आती है, जैसे वाटर, एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है तो कोहेसिव फोर्स है। जब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इससे पूरी एक लॉन्ग चेन बन जाएगी, तो क्या हो जाएगा, पानी जो है वो ब्लड में इजीली फ्लो कर सकता है, ब्लड खुद फ्लो कर सकता है इजीली, और जो है ट्रांसपोर्ट पॉसिबल होती है प्लांट के अंदर। ठीक है, आपने वो पढ़ा होगा ना, एडिशन कोहेजन थ्योरी के अंदर, वो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो सिंपल है, आपको ये याद रखना है कि कोहेसिव फोर्स क्या होती है। अगर सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। एडिसिव फोर्स क्या होती है, एडिसिव का मतलब होता है चिपकना। ठीक है, अगर डिससिमिलर मॉलिक्यूल के दरमियान वो जो है सिमिलर होगी तो कोहेसिव है, अगर डिससिमिलर के दरमियान होगी तो एडेसिव फोर्स है। ठीक है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाई स्पेसिफिक हीट, इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। हाई स्पेसिफिक हीट क्या होती है, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज दैट द अमाउंट ऑफ हीट energy required to raise the temperature of 1 gram of that substance by 1 degree। हमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है कि हम जो है वो बढ़ा दें, रिक्वायर होती है हमें कि ताकि हम जो है वो रेज कर दें टेम्परेचर 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री इंक्रीज कर दें। 1 ग्राम है हमारे पास सब्सटेंस, उसकी 1 डिग्री को इंक्रीज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमें चाहिए होती है उसको हम हाई स्पेसिफिक हीट कहते हैं। सिंपल ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। अब वो 1 डिग्री, लाइक 15 डिग्री पहले था, अगर हमें उस 1 ग्राम सब्सटेंस को के डिग्री को 116 डिग्री करना है, पहले 15 डिग्री था अब 16 डिग्री करना है, तो हमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, हीट एनर्जी चाहिए होगी, उसको ही हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, मतलब वेपराइजेशन करनी होगी तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर टू वेपर स्टेट इज कॉल्ड। अच्छा, इसमें क्या होगा, एक लिक्विड है हमारे पास, ठीक है, उसको हमें वेपर में अगर कन्वर्ट करना है, लाइक हम जिस तरह से पानी को बॉईल कर रहे होते हैं, पहले वो लिक्विड होता है, फिर वो जो है हीट की वजह से, हीट जब उस पर पड़ती है तो वो क्या हो जाता है, वो भाप बन के उड़ जाता है, लाइक वो वेपर्स की शक्ल में उड़ने लगता है, जो है स्केप होने लगता है। तो उसमें जो हम जो चूल्हे के नीचे जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दे रहे होते हैं ना, उसी को हम हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ वाटर टू कोएलेसिक oil drop into large droplet। The water molecule have hydrogen bonding between them which are destroyed by the presence of hydrophobic oil and form new bond। It is the tendency of water to coalesce oil drop into large droplet। This exclude hydrophobic substance from water। Okay, तो ये बार बार जो है वो बहुत ही मसले कर रहा होता है, रेजर यूज कर लेते हैं। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आयनाइजेशन ऑफ वाटर, आयनाइजेशन ऑफ वाटर देख लेते हैं। द वाटर मॉलिक्यूल आयनाइज, लाइक एक कोई भी एक मॉलिक्यूल होता है, अगर हम उसको दो उसके जो लाइक एक मॉलिक्यूल होता है और उसको हम एटम्स में तोड़ रहे होते हैं ना, उसका मतलब है आयनाइज, और उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्जेस आ रहे होते हैं, इसका मतलब हम उसे आयनाइज कर रहे हैं। लाइक एक वाटर के मॉलिक्यूल पर कौन से दो चार्जेस होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव। पॉजिटिव जो है हाइड्रोजन पे होगा और नेगेटिव जो है वो ऑक्सीजन पे होगा। ठीक है, तो अगर वाटर मॉलिक्यूल को हम ब्रेक करेंगे तो हमारे पास हमेशा क्या आएगा, एक H आएगा और एक OH नेगेटिव, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब क्या है, हमने वाटर मॉलिक्यूल को आयनाइज कर दिया है। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबली, रिवर्सिबली मतलब ये जो है वो OH और OH में टूट भी सकता है और फिर मिल के दोबारा वाटर भी बन सकता है। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल है। एंड ऑल्सो मेंटेन इक्विलिब्रियम, और इसकी वजह से हम इक्विलिब्रियम भी मेंटेन रहता है। ड्यू टू दिस आयनाइजेशन प्रॉपर्टी वाटर मॉलिक्यूल बिहेव एज एसिड। इस वजह से वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, एसिड की तरह भी काम करता है और बेस की तरह भी काम करता है। लाइक आयनाइज होता है, H और OH में टूटता भी है, ठीक है, और फिर वापस वाटर बन जाता है। तो ठीक है, ये किसमें, एसिड और बेस की तरह काम करता है। ठीक है, अगर कोई भी सब एलिमेंट जो है वो दोनों की तरह काम करता है तो हम इसको क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक कहते हैं। उस नेचर को हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक कहते हैं। ठीक है, इस वजह से अल्लाह ताला ने जो है वो पानी को जो है वो ब्लड में होता है और वो हमारे पास क्या काम करता है, बफर की तरह काम करता है। ठीक है,
बफर की तरह काम करता है। जो बफर क्या होता है, जो पीएच को खराब होने से रोक रहा होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा एसिडिक या बहुत ही ज़्यादा बेसिक होने से रोक रहा होता है, ठीक है। मतलब पीएच को मेंटेन करके रखता है, ये इम्पॉर्टेंट है। आयनाइजेशन मतलब वाटर को जब तोड़ते हैं, आयनाइज करते हैं, तो वो एसिड और बेस में कन्वर्ट होता है और ये रिवर्सिबल होता है। अगर ये कोई भी एलिमेंट एसिड और बेस दोनों में कन्वर्ट हो तो उसको हम एम्फोटेरिक नेचर कहते हैं, और इस वजह से इसको ये ब्लड में बफर की तरह काम करता है कि पीएच को रोकता है, रेजिस्ट करता है वो जो है वो खराब होने से, मतलब कि एसिड या बहुत ज़्यादा बेसिक होने से। एनोमेलस anomalous behavior of water, ठीक है। वाटर शोज डिफरेंट बिहेवियर बिलो 4 डिग्री। 4 डिग्री से कम जो है वाटर जो है वो डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा होता है, ठीक है। वाटर एक्सपेंड विच डिक्रीज इन डेंसिटी एट 0, इट्स ओके। यूजुअली मैटर, जितने भी मैटर होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अगर उनका टेम्परेचर कम हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वाटर क्या करता है, 4 डिग्री पर वो डिक्रीज हो जाती है, वाटर एक्सपेंड हो जाता है। जितने भी मैटर है वो 4 डिग्री से कम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन पानी जो है उल्टा होता है, वो एक्सपेंड होता है 4 डिग्री कम, बिलो 4 डिग्री, ठीक है। और उसकी डेंसिटी भी कम हो जाती है। तो ये हमें समझ में आ गया। एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब पता है ना, एक्सपेंड का मतलब फैलना और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना। कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ अब हम आ चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास कार्ब मतलब कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, मतलब वाटर। हाइड्रेट मतलब वाटर। द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड हाइड्रेटेड कार्बन, मतलब पानी, पानी, वो कार्बन जिसमें पानी मौजूद हो। वाटर कंटेनिंग कार्बन, इसमें क्या क्या होगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा। इसका रेशो याद होना चाहिए। इसमें रेशो क्या होगा, हाइड्रोजन और वाटर का रेशो 2:1 होगा, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 जो है वो ऑक्सीजन होगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, CnH2nO, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। और इसकी डेफिनेशन कभी कभी पूछी जाती है कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड लाइक अल्डिहाइड और कीटोन, एक ही बात है, ठीक है। मतलब इसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सी कंपाउंड, अल्डिहाइडिक और कीटोनिक कंपाउंड होते हैं। सोर्स क्या होगी, वो कार्बोहाइड्रेट की सोर्स क्या हो सकती है, प्लांट है हमारे पास, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, और ये स्वीट होता है टेस्ट में, ठीक है। और इसके अलावा इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, अच्छा, एबेंडेंटली किस कहाँ पर कार्बोहाइड्रेट होता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसमें सब में एबेंडेंटली होता है, लाइक सेल्यूलोज इन सेल वॉल। अच्छा, सेल्यूलोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट की एक जो है समझ लो एक टाइप है, वो सबसे ज़्यादा प्लांट की सेल वॉल में जो है वो सेल्यूलोज होती है, सही है। ओके, इसकी और इम्पोर्टेंट चीज़ें क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें, discuss as we discuss earlier that the carbohydrate molecule are also, अच्छा इसकी अब अगर हम क्लासीफाई करें तो ये 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई हो रहा होता है, मोनो सेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। मोनो का मतलब इसकी डेफिनेशन आप लोगों को याद होना चाहिए कि अगर ओनली 1 शुगर मॉलिक्यूल हो, अगर सिर्फ एक शुगर का मॉलिक्यूल है तो उसको हम कहेंगे मोनोसेक्राइड, सही है। या फिर हम कहें कि कार्बन 3 से लेकर C3 से लेकर C7 तक, अगर जो है ना एक ही मॉलिक्यूल में कार्बन 3 से लेकर कार्बन 7 तक अगर जो है उसके पास कार्बन के वो हो तो उसको हम कहते हैं मोनोसेक्राइड, ठीक है। इसकी एग्जांपल आपको याद होनी चाहिए, ट्रायोस जो है ग्लिसरोज को कहते हैं, ट्राइट्रोज जो है वो एरिथ्रोज को कहते हैं, पेंटोज राइबोज को कहते हैं, एक्सोज ग्लूकोज को कहते हैं, और हेप्टोज ग्लूकोहेप्टोज को कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है ग्लूकोज एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि ग्लिसरॉल और डाईहाइड्रोक्सी कीटोन एसीटोन जो है उसको हम ट्रायोस कहते हैं। और जो है, हाँ, फ्रूट्स के अंदर जो है
नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सॉरी, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे सिर्फ आप लोगों को इम्पोर्टेंट बातें बतानी है, ठीक है। तो हमारे पास और क्या है इम्पोर्टेंट। ओके, नेक्स्ट पेज। अब जो हमारे पास 6 कार्बन वाला है, हेक्सोस का मतलब क्या होगा, C6। 6 कार्बन वाला जो हमारे पास है वो दो में डिवाइड हो रहा होता है। एक एल्डोहेक्सोस, मतलब अगाल्डिहाइड लगा हुआ है इस पे, तो एल्डोहेक्सोस, और कीटोहेक्सोस में, ठीक है, मतलब अगर कीटोन लगाया हुआ है, ठीक है, तो कीटोहेक्सोस में आ जाएगा। एल्डोहेक्सोस की एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है और मेनोज है। कीटोहेक्सोस में फ्रक्टोज, सक्रोज, सार्बोस और साइकोज। ओलिगोसेक्राइड क्या होता है हमारे पास, ओलिगोसेक्राइड जो है, अगर हमारे पास 2 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड जो हैं अगर होते हैं तो उसको हम ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। मतलब 2 से लेकर 10 तक अगर मोनोसेक्राइड, मतलब छोटे छोटे मोनोसेक्राइड अगर जो है वो होते हैं तो उसको हम कहते हैं ओलिगोसेक्राइड। ओलिगो को हम क्या कहते हैं, दूसरा डाई सेक्राइड भी कहते हैं, ठीक है। अब जो ये इम्पोर्टेंट बात है कि दो मोनोमर, मतलब 2 मोनोसेक्राइड आपस में, लाइक ग्लूकोज है और ग्लूकोज है, ये दोनों आपस में जुड़ने चाहते हैं तो क्या होगा, कंडेंसेशन मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें क्या होती है, वाटर की रिमूवल होगा, वाटर रिमूव होगा, और जो इसके दरमियान बॉन्डिंग बनेगी ना, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स आपस में मिलते हैं उसमें हम कौन सी बॉन्डिंग के थ्रू बनते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू बनते हैं, ठीक है। ओलिगोसेक्राइड की एग्जांपल याद होनी चाहिए, इसकी एग्जांपल है हमारे पास सक्रोज, ठीक है, जो हम टेबल शुगर यूज कर रहे होते हैं वो सक्रोज है, ठीक है। और इसमें द रिड्यूसिंग शुगर इज नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, ये भी नहीं है। ओके, पॉलीसेक्राइड, ठीक है। पॉलीसेक्राइड में हमारे पास क्या है, हाई मोलिकुलर वेट कार्बोहाइड्रेट होते हैं हमारे पास, ठीक है। इसमें जो है, अगर मोनोसेक्राइड कितने 100 से लेकर 1000 तक अगर मोनोसेक्राइड जुड़ रहे हैं तो उसको हम कहते हैं पॉलीसेक्राइड, ठीक है। मोनोसेक्राइड क्या था, कार्बन C3 से लेकर C7 तक अगर एक एक सिंगल कार्बन मोनोसेक्राइड, उसको हम मोनोसेक्राइड कहते हैं। 2 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड अगर मिलते हैं तो हमें उसको ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। 100 से 1000 तक मिलते हैं तो उसको हम पॉलीसेक्राइड कहते हैं। इसकी एग्जांपल पे है स्टार्च और ग्लाइकोजन, ठीक है। स्टार्च हमारे पास कहाँ होता है, स्टार्च जो है हमारे पास होता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है, सीरियल्स, लिग्यूम, इसमें होता है, ठीक है। जबकि ग्लाइकोजन जो है हमारे पास होता है एनिमल्स में, ठीक है। एनिमल्स के जो कार्ब होता है उसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं, और उस प्लांट्स का जो कार्ब होता है उसको हम स्टार्च कहते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल जॉइन टुगेदर, अगर स्ट्रेट चेन में होगा तो उसको हम अमाइलोज कहते हैं, अगर ब्रांच चेन में अगर कार्ब होगा तो उसको हम अमाइलोपेक्टिन कहते हैं, ठीक है। आयोडीन के अंदर ये हमारे पास ब्लू कलर देता है, और जो है इन ओके, आयोडीन के हमारे पास ये जो है वो स्टार्च ब्लू कलर देता है, ठीक है। लेकिन जो है ग्लाइकोजन हमारे पास आयोडीन के अंदर रेड कलर देता है, ठीक है। और हमें पता है ये एनिमल्स के अंदर तो कहाँ कहाँ होगा, बैक्टीरिया, फंजाई, ये हो। और जो है ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है, इंसानों के अंदर लिवर या और मसल्स के अंदर स्टोर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ से बहुत आता है कि ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है, एनिमल्स के लिवर और मसल्स के अंदर, ठीक है। ये हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। ओके, ये बॉन्डिंग अगर आप चाहें तो याद रख सकते हैं कि अगर अमाइलोज, सॉरी नहीं, इसको छोड़ दें। अब हमारे पास सेल्यूलोज आ गया। सेल्यूलोज मैंने आपको बताया था प्लांट की सेल वॉल के ऊपर होता है, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट हमारे पास क्या है, कोई कलर नहीं देता ये, एक तो आयोडीन के अंदर कोई कलर नहीं देता, और जो है वो हमारे पास ये सेल वॉल में होता है, बस ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। काइटिन, काइटिन का फॉर्मूला आप लोग चाहें तो याद कर सकते हैं, C8H13O5N, ठीक है। ये हमारे पास काइटिन का फॉर्मूला है। इट इज़ लॉन्ग चेन, ये हमारे पास लॉन्ग चेन पॉलीमर होता है। NAcetyl ग्लूकोज अमीन होता है हमारे पास, अमाइड होता है। और ये हमारे पास कहाँ होता है, काइटिन जो है हमारे पास मौजूद होता है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट ढूंढ रही हूँ मैं, कुछ भी नहीं है। ओके, काइटिन जो है हमारे पास जो है वो
एनिमल्स के जो एक्सोस्केलेटन होता है ना, लाइक मोलस्क होते हैं या क्रस्टेशियंस होते हैं, उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है ना वो काइटिन से बना हुआ होता है। ठीक है, ये रहा। Shells of mollusk crustacean composition material is much harder and stiffer than pure chitin। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारे पास। अभी हमारे पास स्टीरियो आइसोमर इन कार्बोहाइड्रेट। मेनी शुगर है स्टीरियो आइसोमर मॉलिक्यूल, मतलब स्टीरियोमर मतलब मिरर इमेज दे, मतलब हम जिस तरह से आईने में खड़े होते हैं तो हमारा जो सीधा हाथ है वो हमारे पास उल्टा होता है और उल्टा हाथ हमारे पास सीधा होता है, मतलब किस तरह का मिरर इमेज होती है। इसी तरह से जो है अगर राइट हैंडेड हो, ठीक है, तो हम उसको डेक्स्ट्रो ग्लूकोज कहते हैं, अगर लेफ्ट साइडेड हो उसको हम लीवो कहते हैं। मतलब OH कहाँ है ये बात है, अगर OH राइट साइडेड पे है तो डेक्स्ट्रो ग्लूकोज, अगर लेफ्ट साइड पे है तो लीवो होगा। ठीक है, इसको हम स्टीरियो आइसोमर कहते हैं। और इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट ये डेक्स्ट्रो और लीवो हमें कहाँ काम आती है, हमें जो आर्टिफिशियल जो शुगर बनाने होती है ना, लाइक डायबिटिक पेशेंट होते हैं हमारे पास, उनको शुगर का टेस्ट है लेकिन वो जो है ना वो इस तरह से उसकी जो है यूटिलाइजेशन ना हो जैसे नॉर्मल ग्लूकोज की होती है, तो उसमें जो है हम ये डेक्स्ट्रो और लीवो यूज़ करते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है कहाँ गया, दे आर अनेबल टू डाइजेस्ट। ओके, द एंजाइम विच आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी ऑल्सो राइट हैंडेड शुगर जो होती है ना उसको हमारे एंजाइम जो है वो उसको मेटाबोलाइज करता है। ठीक है, लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनकी वो शुगर को डाइजेस्ट नहीं करवाना होता, तो हम कौन सी उनको शुगर देते हैं, उनको हम लेफ्ट हैंडेड शुगर देते हैं ताकि जो है उनको शुगर का स्वीटनेस का जायका भी आ जाए और जो है वो उनकी शुगर हाई भी ना हो, तो वो उसके लिए लेफ्ट हैंडेड शुगर हम उनको दे रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई एंजाइम नहीं है हमारे पास जो लेफ्ट हैंडेड शुगर को मेटाबोलाइज कर सके। प्रोटीन पे आ चुके हैं हम। प्रोटीन जो है वो फर्स्ट रैंक होता है हमारे पास सबसे पहले। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की इम्पोर्टेंट बात हमारे मैं भूल चुकी हूँ कि उसका यूज़ जो है वो कहाँ होगा। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे पास एनर्जी सोर्स होता है। ठीक है, ओके, तो हम जो है प्रोटीन की बात कर रहे थे। प्रोटीन जो है पॉलीमर होता है अमाइनो एसिड का। ठीक है, वो किसका पॉलीमर होता है, मोनोसेक्राइड का होता है, और ये जो है अमाइनो एसिड का होता है, अरेंज इन अ पर्टिकुलर मैनर। ठीक है, तो प्रोटीन क्या होता है, पॉलीमर होता है किसका, अमाइनो एसिड का। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड का पॉलीमर होता है। जिस तरह से ग्लूकोज जो होता है वो छोटे छोटे मोनोसेक्राइड से मिलकर बनता है, इसी तरह से जो प्रोटीन होता है वो अमाइनो एसिड के मिलने से बनता है। ठीक है, प्रोटीन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर कैरी आउट वर्चुअली सेल एक्टिविटी में हेल्प करता है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूट मेजर ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सेल। ठीक है, जो अगर ड्राई वेट जो हमने पढ़ा था कि ड्राई वेट क्या होता है, अगर पानी को एक्सट्रैक्ट कर दें सेल में से तो वो ड्राई वेट बचता है उसका। और उस ड्राई वेट में सबसे जो मेजर कंटेंट होता है ना वो किसका होता है, वो प्रोटीन का होता है उस। ठीक है, प्रोटीन और मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें ये याद रखना है कि प्रोटीन में मतलब किन एलिमेंट से मिलकर बनता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और कभी कभी सल्फर होता है कंटेन। सही है, सल्फर भी कंटेन करता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। ठीक है, और ये हमारे पास नाइट्रोजिनस कंपाउंड की नाइट्रोजन जो होता है ना, नाइट्रोजन की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, नाइट्रोजिनस कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, जो जिससे हमारे क्या डीएनए और आरएनए वगैरह बनता है। ठीक है, या अगर हमें देखना चाहे कि हम प्रोटीन कहाँ होता है, तो हमारे बालों में, नेल्स नाखून में, फीदर्स जो पर होते हैं वो भी प्रोटीन के बने होते हैं, मीट, फिश, मिल्क, ये सब में भी प्रोटीन होता है। अमाइनो एसिड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। ठीक है, मतलब प्रोटीन बनाने के लिए हमें बहुत सारे अमाइनो एसिड को जोड़ना पड़ेगा, तो बिल्डिंग ब्लॉक कौन हुआ, अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक हुआ प्रोटीन का। ठीक है, प्रोटीन एज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ अमाइनो एसिड, दीज अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल। अच्छा अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरह से अगर हमें ग्लूकोज के छोटे छोटे मोनोसेक्राइड्स को जोड़ना होता है तो कौन सी बॉन्ड से जुड़ता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसी तरह से अगर प्रोटीन बनाना है तो अमाइनो एसिड को जोड़ने के लिए कौन सी बॉन्ड होगी, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, इसको कहते हैं। इसमें सिर्फ यही इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, जितने प्रोटीन जो है ना वायरस से लेकर ह्यूमन बींग सब में मौजूद होता है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा है अमाइनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन एटलीस्ट वन अमाइनो ग्रुप। अच्छा, अब अमाइनो एसिड के बारे में हमें पढ़ना है। तो अगर अमाइनो एसिड की बात की जाए तो अमाइनो एसिड के हम कैसे कह सकते हैं कि ये कंपाउंड जो है अमाइनो एसिड है, ठीक है। तो उस पर ज़रूरी होना चाहिए कि उसके पास अमाइन ग्रुप हो, मतलब NH2 हो, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ठीक है। एक कार्बन हो बीच में, उस कार्बन के बीच में कार्बन हो, उसके एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो और दूसरी तरफ अमाइन ग्रुप हो, और एक RH ग्रुप हो, एक साइड पे H हो और एक साइड पे R मतलब कार्बन की चेन हो, ठीक है। अब जैसे जैसे जो R जो है ना, R पर डिफरेंट अगर R पर डिफरेंट चेन लगती जाएंगी ना, तो इस तरह से वो डिफरेंट अमाइनो एसिड बनता जाएगा। लाइक हमारे पास ये इंपॉर्टेंट MCQ से पूछा जाता है कि अगर स्ट्रक्चर दे दिया जाए, ठीक है, और कहा जाए कि अगर हम R चेन की जगह एक H लगा दें तो वो कौन सा अमीनो एसिड बन जाएगा, वो ग्लाइसिन बन जाएगा, ठीक है। अगर R की जगह R में जो है CH3 लग जाए, मतलब एक कार्बन, ठीक है, मिथाइल लग जाए तो वो बन जाएगा एलेनिन, और अगर CH2OH अल्कोहल लग जाए तो सीरीन बन जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट MCQs है। हमारे पास टोटल जो है वो 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं। आर जो है ना, आर जो अमाइनो कार्बन की जो चेन होती है उसकी डिफरेंस होने की वजह से हमारे पास 20 डिफरेंट तरह के अमाइनो एसिड बनते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज, फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। हमें क्या करना है, ब्रेकडाउन किस तरह से पेप्टाइड लिंकेज, मतलब जो लिंक हो रहा होता है एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड के लिए जोड़ने के लिए, जो फॉर्मेशन मतलब एक पॉलीमर बन रहा होता है, अगर टूट जाएगा तो फिर मोनोमर बन जाएगा, ठीक है। अब हमेशा से हम पढ़ते आ रहे हैं, हमने कंडेंसेशन पढ़ा था। कंडेंसेशन क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स मोनोमर्स आपस में जुड़ते हैं तो पॉलीमर बनता है, लेकिन किसकी वजह से, वो वाटर के रिमूवल की वजह से बनता है, ठीक है। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है। इसमें इस एक की तरफ का H और दूसरी की तरफ का OH जब रिमूव होगा तो वाटर रिमूव होगा तो ये आपस में जुड़ जाएंगे और एक नया जो है वो प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है। तो इसका हम क्या कहते हैं, द रिजल्टेंट डाइपेप्टाइड इज ग्लाइसिल एलेनिन। अब जो हमारे पास जो रिजल्टेंट बना है ग्लाइसिन और एलेनिन के मिलने से हमारे पास ग्लाइसिन एलेनिन बना है, ठीक है। और ये जो है डाइपेप्टाइड, टू अमाइनो एसिड सब यूनिट कॉल्ड डाइपेप्टाइड, दो अमाइनो एसिड की जुड़ने की वजह से बना है तो इसको हम डाइपेप्टाइड कहेंगे, ठीक है। और इसमें क्या है इम्पोर्टेंट, ये एक एग्जांपल दी गई है कि एक अमाइनो एसिड दूसरा तीसरा चौथा अमाइनो एसिड ये आपस में पेप्टाइड लिंकेज के जरिए जुड़ रहे हैं, ठीक है। द पेप्टाइड चेन कैन बी ब्रोकन बाय ब्रेकिंग पेप्टाइड बॉन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस, ये मैं बता चुकी हूँ, ठीक है, कि वाटर के रिमूवल की वजह से बनता है। अगर प्रोटीन की चेन को अगर हम तोड़ेंगे, अच्छा, इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है कि द प्रोटीन चेन कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर चेन। अगर एक लंबी चेन है उसको हम स्मॉल चेन, मतलब 10 अमाइनो एसिड की चेन में अगर हम तोड़ रहे हैं तो उसको हम कहेंगे पेप्टोन। अगर 10 अमाइनो एसिड की चेन होगी तो उसको हम पेप्टोन कहेंगे, ठीक है। पेप्टोन कैन बी हाइड्रोलाइज फर्दर इनटू स्मॉलर सब यूनिट और अमाइनो एसिड कॉल्ड पेप्टाइड, ठीक है। पेप्टोन क्या होगा, 10 अमाइनो एसिड का 10 अमाइनो एसिड का अगर सब यूनिट की चेन होगी ना, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेती हूँ, इसमें जो है वो थोड़ा साफ नहीं जाहिर होता है, तो तुम्हें पेंसिल ले लेती हूँ, ठीक है। ओके, तो कलर्स चूज कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं, ओके। अगर 10 अमाइनो एसिड की चेन है तो हम उसको क्या कहेंगे, पेप्टोन कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उस 10 अमाइनो एसिड की चेन को भी अगर हम फर्दर तोड़ेंगे तो अब उसमें सिर्फ अमाइनो एसिड छोटे छोटे बचेंगे तो उसको हम पेप्टाइड कहेंगे, ठीक है। 10 अमाइनो एसिड को पेप्टोन और उसमें से जो छोटे छोटे बचेंगे तो पेप्टाइड्स, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। अच्छा, ये जो क्यों ज़रूरी है, मतलब सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड क्यों ज़रूरी है, उसकी क्या खासियत है, ठीक है। ये किसने कहा था, Sanger was the first scientist who determined the sequence of amino acid। ये इंपॉर्टेंट MCQs है, ये JSMU के BSN के टेस्ट में आया था, आई गेस। तो उसमें क्या है,
कि किस साइंटिस्ट ने जो है ये सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड बताई थी, तो वो था एफ सेंगर जो है वो साइंटिस्ट था जिसने अमाइनो एसिड की सीक्वेंस के बारे में बताया था। ठीक है। और उसके बाद ही फाउंड द इंसुलिन इज कंपोज ऑफ अमाइनो एसिड इन 2 चेन। इसने कहा इंसुलिन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है कि इंसुलिन पर कितनी चेन्स होती हैं, 2 चेन्स होती हैं उसके पास। वन हैड 21 अमाइनो एसिड, एक चेन में 21 अमाइनो एसिड होते हैं और दूसरी चेन में 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है। और ये आपस में किससे जुड़ी हुई होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है। ठीक है। इसी तरह से अगर हीमोग्लोबिन की, जिस तरह से हमने इंसुलिन की बात की, अब हीमोग्लोबिन की बात करें तो उसमें 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होती हैं। ठीक है। अल्फा चेन के पास 141 अमाइनो एसिड होते हैं और बीटा के पास 146 अमाइनो एसिड होते हैं। ये एमसीक्यूज में आता है। ठीक है। एफ सेंगर साइंटिस्ट था, उसने इंसुलिन का स्ट्रक्चर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड बताई थी। इंसुलिन की बात करें तो उसके पास 2 चेन्स होती हैं, जबकि हीमोग्लोबिन के पास 4 चेन होती हैं, 2 अल्फा 2 बीटा, और उसके अमाइनो एसिड की नंबर सीक्वेंस भी बता दी है। ठीक है। ये रहा स्ट्रक्चर। ठीक है। ह्यूमन बॉडी हैज़ मोर देन 10,000 प्रोटीन। इंसान की जो ह्यूमन बॉडी है उसके पास 10,000 से ज़्यादा प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है। ये किस तरह से कंपोज होती हैं, 20 अमाइनो एसिड, हमारे पास 20 तरह के अमाइनो एसिड की टाइप्स थी, उससे ही मिलजुल कर ये चेन्स बन रही होती हैं। ओके। और ये कौन बता रहा होता है, डीएनए बता रहा होता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास 54, ओके, ये इम्पोर्टेंट है कि जो है हमारे पास को बीमारी आ जाती है, लाइक अगर जो है इन चेंज इस सीक्वेंस में अगर चेंज कर दें तो कौन सी बीमारियां होती हैं, लाइक दिस कि एबनॉर्मली इन हीमोग्लोबिन ऑफ टू चेंज इन वन अमाइनो एसिड, मतलब वन टोटल 574 अमाइनो एसिड है, उसमें से सिर्फ एक अमाइनो एसिड लाइक ग्लूटामिक एसिड जो है ना, उसको हम रिप्लेस कर दें वेलिन के साथ, मतलब एक अमाइनो एसिड, यहाँ पर देखें अमाइनो एसिड, ये हीमोग्लोबिन की चेन है, उसमें नॉर्मली ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था, लेकिन क्या लग गया, वेलिन लग गया। तो क्या हो गया, वेलिन लगने की वजह से सिकल सेल एनीमिया हो गया। मतलब अब जो हीमोग्लोबिन की वजह से जो उसकी डिस्क शेप, जो शेप होती है ब्लड की, रेड ब्लड सेल की, अब वो शेप जो है ख़राब हो गई, सिकल सेल एनीमिया हो गया। ठीक है। तो इस वजह से बहुत इम्पोर्टेंट है कि म्यूटेशन ना हो। ठीक है। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है कि 6 पोजीशन पर चेंजेस आने की वजह से अगर ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन लग जाए तो सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो एक फाइब्रस प्रोटीन होता है, एक ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। फाइब्रस मतलब फाइबर्स की तरह लॉन्ग फाइबर्स होंगे उसमें। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है। और ग्लोबुलर में क्या होगा, ये स्फेरिकल गुच्छे नुमा इलिप्सिडिकल शेप होगा। ठीक है। ये ग्लोबुलर में पूछा जाता है इसकी शेप कौन सी होती है, तो इलिप्सोइडल शेप होती है, 3 डायमेंशन होती है। ठीक है। जबकि फाइब्रस में जो है वो फाइबर्स की तरह होती है। ठीक है। और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, ओके, द सेकेंडरी प्रोटीन स्पाइरल चेन इंटरवाइन विथ ईच अदर। ये देखें सेकेंडरी प्रोटीन की बात की जा रही है, कोलेजन्स की। ठीक है। द फॉर्म ऑफ फिब्राइल, दीज प्रोटीन आर इंसॉल्युबल होते हैं वाटर में, नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, इलास्टिक होते हैं, फाइब्रस की तरह होते हैं ना, खींच सकते हैं हम उसको, इलास्टिक होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये हमारे मसल्स में होती हैं, स्पाइडर की वेब्स में होती हैं, हमारे बालों में होते हैं, नाखून जो नेल्स होते हैं उसमें होते हैं, क्लोथ्स वगैरह में होते हैं। ठीक है। अब ग्लोबुलर की बात की जाए, ग्लोबुलर हमारे पास कहाँ होती हैं, ये तो है 3 डायमेंशनल होती हैं। ठीक है। मतलब सेकेंडरी प्रोटीन की अगर हम 3 डायमेंशन करें, सेकेंडरी प्रोटीन की अगर हम 3 डायमेंशन करें तो ग्लोबुलर प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है। दीज आर, ये टर्शरी भी होती हैं और क्वार्टरनरी भी हो सकती हैं, सॉल्यूबल होती हैं सॉल्ट में। ठीक है। और जो है हमारे पास दे कैन बी क्रिस्टलाइज भी होती हैं, और ये हमारे पास कहाँ होती है, हीमोग्लोबिन, एंटीबॉडीज़, हार्मोन्स, इस वक्त में इन सब में होती हैं। ये चार्ट जो है देख लें आप लोग, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी आप लोगों को याद करने के लिए, तो देख लीजिएगा। फिर भी मैं बढ़ा देती हूँ। अमाइलॉइड प्रोटीन कहाँ होती है, सेल की सरफेस में होती हैं। कैडिस फ्लाई कहाँ होती हैं, शेल वगैरह में होती हैं। ठीक है।
कॉन्ड्रोलैक्टिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को इसमें से ही सिर्फ इंपॉर्टेंट वाली एक इलास्टिक प्रोटीन की देख लीजिएगा, ये कहाँ होती है, हमारे टिश्यूज़ और ऑर्गन्स में होती है। और हमारे पास कौन सी इंपॉर्टेंट है, केराटिन नाखून वगैरह में होती है। ट्यूब्यूलिन हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स में होती हैं। और जो है हमारे पास जेलेटिन, स्किन बॉन्ड्स, बस ये इंपॉर्टेंट है, ये 4। अब हमारे पास क्या है, फंक्शनल प्रोटीन्स, ठीक है। अब वो तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन थे, अब फंक्शनल प्रोटीन, फंक्शनल मतलब कोई फंक्शन करेंगी, लाइक डाइजेस्टिव एंजाइम में कौन सी होंगी, पेप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, ये सब होंगी। ट्रांसपोर्ट में कौन है, हीमोग्लोबिन है हमारे पास, जो कैरी करता है ऑक्सीजन को और ब्लड में फ्लो करवाता है। एल्ब्यूमिन है, ये भी ब्लड में होता है। हार्मोन्स में हमारे पास इंसुलिन और थायरोक्सिन है। डिफेंस में हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल में एक्टिन, मायोसिन मसल्स में होते हैं। लिग्यूम्स मतलब स्टोरेज, अगर हमें एनर्जी के लिए रखना है तो लिग्यूम्स वगैरह में होंगी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है लिपिड्स। लिपिड्स जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइवर्स ग्रुप, इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। लिपिड किससे बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ठीक है। और इसका लेकिन जो रेशियो होता है ना, कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में अलग होता है। कार्बोहाइड्रेट में 2:1 होता है ना, 2:1। इसका जो है 2:1 से कम होता है, इसमें ऑक्सीजन का रेशियो कम होता है, ठीक है। स्टीरिन इज अ फैट, हैज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला। स्टीरिन एक किस्म का फैट है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C57H10 और O6, ठीक है। और हाई क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड हाइड्रोजन, दे कंटेन ऑलमोस्ट डबल एनर्जी। लिपिड्स में हमारे पास जो है वो डबल एनर्जी होती है कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में। एसाइल ग्लिसरॉल। अब हमारे पास लिपिड्स की टाइप्स में अब आ गए हैं। सबसे पहला है फैट्स एंड ऑयल। जो हमारे पास फैट्स होते हैं, चर्बी, और जो ऑयल वगैरह है वो असाइल ग्लिसरॉल में आता है। असाइल ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर याद रखने आप लोग, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड। जब एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड जुड़ते हैं तो हमारे पास असाइल ग्लिसरॉल बनता है, उसको हम फैट्स या ऑयल कहते हैं, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास। ये ग्लिसरॉल है और ये 3 फैटी एसिड आपस में जुड़ के ट्राइग्लिसराइड बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो है ये जुड़ता किससे है, जिस तरह से हमारे पास कार्बोहाइड्रेट था तो वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ रहा था। फैट्स जो हमारे पास प्रोटीन था वो पेप्टाइड लिंकेज से जुड़ रहा था। इसी तरह से हमारे पास जो है ये आपस में जुड़ेंगे ईस्टर बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। ईस्टर बॉन्ड के थ्रू ये जुड़ेंगे और इस प्रोसेस को हम कहेंगे स्टेरिफिकेशन। ये इम्पोर्टेंट बात है। ग्लिसरॉल इज अ ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल मेड ऑफ 3 कार्बन एटम ईच। अच्छा, ग्लिसरॉल के बारे में बताया गया है, तो ग्लिसरॉल क्या होते हैं, ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल होते हैं, ठीक है। वाइल फैटी एसिड क्या होते हैं, फैटी एसिड जो है उसमें क्या होते हैं, 1 कार्बन। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। फिर भी 1 मिनट देख लेते हैं। ओके, ये रहा। ओके, ग्लिसरॉल जो है उसमें 3 हाइड्रोक्सी अल्कोहल होते हैं, ठीक है। जो है मेड ऑफ 3 कार्बन, 3 कार्बन होते हैं उसमें, और हर किसी के पास OH ग्रुप होता है। जबकि फैटी एसिड जो है वो क्या है, ऑर्गेनिक एसिड होता है, जिसके पास 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है विथ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिड होता है और लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन होती है। ठीक है। ट्राईग्लिसरॉल हमें पता है कैसे बनता है, थ्री जो है फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल मिलते हैं। अब इसके अंदर भी 2 टाइप्स हैं, एक होता है सेचुरेटेड जिसको हम फैट्स कहते हैं, और एक होता है अनसेचुरेटेड जिसको हम ऑयल्स कहते हैं। सेचुरेटेड में क्या होगा, सेचुरेटेड का मतलब है कि जिस पर कोई डबल बॉन्ड और ना हो, ठीक है। लाइक उसके सारे जो हाथ हो ना, जिस तरह से ये स्ट्रक्चर है, उसके सारे जो हाथ जो है ना वो हाइड्रोजन या किसी न किसी फंक्शनल ग्रुप्स के साथ लगे हुए हैं, लाइक स्टीरिन, ठीक है। ये कितने कार्बन का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 15 16 17 18, ये 18 कार्बन वाला एक फैट है, ठीक है। स्टीरिन इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सैचुरेटेड क्या होते हैं, जिस पर कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड ना हो। जबकि अनसैचुरेटेड क्या होंगे, अनसैचुरेटेड इसी का अपोजिट होंगे, उस पर क्या होंगे, डबल बॉन्ड होगी या फिर
ट्रिपल बॉन्ड होगी, एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। अगर फिजिकली देखें तो हमें पता है फैट्स क्या होते हैं। फैट्स वो होते हैं जो अगर हम जिसको रूम टेम्परेचर पर रखें तो वो सख्त सॉलिड हो जाते हैं, जबकि ऑयल्स लिक्विड ही रहता है। ये इसका डिफरेंस पॉइंट है, हमें पता भी है। इसकी एग्जांपल लिनिन है और इसका क्या है, स्टीरिन है। लिनोलिन है और इसकी स्टीरिन है। इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। फॉस्फोलिपिड पर आते हैं। फॉस्फोलिपिड क्या है, ये लिपिड्स की एक किस्म की टाइप है, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास असाइल ग्लिसरॉल है, इस तरह से फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। ये किसका प्रोडक्ट है, इसमें दो फैटी, एक ग्लिसरॉल होगा, फैटी एसिड होंगे, उसमें कितने थे, असाइल ग्लिसरॉल में 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल था, लेकिन इसमें 2 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल होगा। और एक फैटी एसिड की जगह पे क्या होगा, कोलिन लगा हुआ होगा, 1 फॉस्फेट होगा, 1 कोलिन और 1 फॉस्फेट होगा। ये इसका स्ट्रक्चर याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोलिन के बारे में देख लेते हैं। A phospholipid is a similar to acyl except the one fatty acid is replaced by phosphate which is attached with a nitrogenous compound choline. Fatty acid which is non-polar, ये important, ओके। कोलिन जो है एक नॉन पोलर कंपाउंड होता है, ठीक है, जो वाटर हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। और इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ट्रांसपोर्ट प्रोसेस की बात की जाए, ओके। फॉस्फोलिपिड जो है ना, हमारे पास ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि फॉस्फोलिपिड होते कहाँ हैं। हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है ना, डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, जो हमने पढ़ा था पहले, सेल मोज़ेक मॉडल, वो जो हमने पढ़ा था ना, उसमें हमें पता था कि इसका एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, एक हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड जो है ना, वो सबसे मेजरली फॉस्फोलिपिड जो है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ये हमारे पास कोलिन आ गया, ये एक फॉस्फेट आ गया, ग्लिसरॉल आ गया और 2 फैटी एसिड आ गए, ठीक है। ये स्ट्रक्चर भी डिफाइन हो गया। अब हमारे पास वैक्स की तरफ आते हैं। वैक्स में क्या है, ईस्टर लॉन्ग चेन होती है, मोनो अल्कोहल एंड लॉन्ग चेन फैटी एसिड। इस ईस्टर की जो है एक लॉन्ग चेन मोनो अल्कोहल होगा, मतलब इसके पास एक अल्कोहल होगा और एक लंबी चेन फैटी एसिड्स की होगी, ठीक है। लाइक ये रहा हमारे पास एग्जाम्पल, हमारे पास ये पिक्चर में दी हुई है, ठीक है। ये कहाँ होंगे, हमारे पास स्टॉक्स, वैक्स हमें पता है पौधों में भी होते हैं, एनिमल्स की फर वगैरह फीडर्स में भी होते हैं, ठीक है। ये और जो है नॉन रिएक्टिव ड्यू टू नॉन पोलर, ये नॉन रिएक्टिव होते हैं क्योंकि नॉन पोलर नेचर करते हैं और इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये हमें पता है वैक्स किस काम में आते हैं, लुब्रिकेशन। जो हमारे पास मशीन वगैरह या कोई भी वो होती है, मशीनरी होती है, उसमें हम वैक्स को क्यों यूज़ करते हैं, लुब्रिकेशन के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं, ताकि उसमें जो है ना फ्रिक्शन पैदा ना हो, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्लास है टर्पिनोइड्स। टर्पिनोइड्स जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट क्लास है लिपिड्स की। इसमें क्या होता है, आइसोप्रेनोइड यूनिट होते हैं, मतलब C5H8 आइसोप्रेनोइड यूनिट से बनकर टर्पिनोइड्स बनते हैं, ठीक है। कैरोटीनॉइड, इसमें टर्पीन्स, स्टीरॉइड्स, कैरोटीनॉइड, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सब जो है ना टर्पीन्स, स्टीरॉइड, कैरोटीनॉइड और प्रोस्टाग्लैंडिन सब भी टर्पिनोइड्स की टाइप्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास आइसोप्रेनोइड यूनिट बना हुआ है C5H8, ठीक है। ये कहाँ होते हैं, ये भी सेल मेम्ब्रेन में होते हैं, ठीक है। पिगमेंट भी दे सकते हैं अगर प्लांट्स में, क्लोरोफिल, फ्रेगनेंस भी देते हैं। टर्पीन्स, अब टर्पीन्स क्या होते हैं, ये टर्पिनोइड्स की टाइप्स हैं, हमने ऊपर पढ़ा था टर्पिनोइड्स की। इसके पास कुछ आइसोप्रेनोइड यूनिट होते हैं, ठीक है। इस उसके पास जो है ना आइसोप्रेनोइड यूनिट था, लेकिन इसके पास भी कुछ आइसोप्रेनोइड होते हैं, लाइक डाई टर्पिन्स, ट्राई टर्पिन्स। इस तरह से अगर 2 होंगे तो ड्राई टर्पिन्स, 3 होंगे तो ट्राई टर्पिन्स, ठीक है। और इसमें इम्पोर्टेंट, हाँ, ये कहाँ पाए जाते हैं, विटामिन ए और विटामिन A2 में, ठीक है। पेपरमिंट ऑयल वगैरह यहाँ पर इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो सिंथेटिक रबर और लेटेक्स की सिंथेसिस में भी ये काम आ रहे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्टीरॉइड। स्टीरॉइड हमारे पास जो है ये भी टर्पिनोइड्स की टाइप है, ठीक है। इसके पास क्या होगा, स्टीरॉइड न्यूक्लियस होगा, आइसोप्रेनोइड यूनिट होगा, उसके पास 17 कार्बन के एटम की चेन अरेंज होगी, सही है। रिंग की फॉर्म में जो है ये चेन अरेंज होगी, ठीक है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और पेंटागोनल भी हो सकता है, 1 इज पेंटागोनल। मतलब अगर इसके पास जो है ना, देखें,
which form steroid nucleus made up of isoprenoid unit contain 17 carbon atom arranged in 4 attached ring। इसके पास 4 रिंग्स होंगे, ठीक है, लेकिन इस एक रिंग के पास जो है ना पांच पांच जो है पेंटागोनल होगी, लेकिन बाकी सारों की जो एजेस होंगे ना वो 6 होंगे, मतलब वो हेक्सागोनल होगा। तो इसी को हम जो है स्टीरॉइड कहते हैं। कैरोटीनॉइड हमें पता है, ये जो है क्लोरोफिल वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये लॉन्ग चेन होगी आइसोप्रेनॉइड यूनिट की, ठीक है, और इसके दोनों एंड पर ना क्या होगा, आइसोप्रेनॉइड रिंग मौजूद होगी, ठीक है। और ये कलर्स वगैरह देते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, ये भी लिपिड्स की टाइप है, मेमेलियन टिश्यू वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। जब टिश्यू डैमेज होता है या इन्फेक्शन हो जाता है ना हमारी बॉडी में, तो ये हीलिंग का काम करता है, ठीक है, ये इंजरी को डील करता है, बीमारी को डील करता है, ठीक है। सच ऐसा लाइक इन्फ्लामेशन हो गई, कहीं पर सूजन हो गई, ठीक है, कहीं पर पेन हो रहा है, सेंसेशन ऑफ पेन, तो ये क्या करता है, सबसे पहले इन्फ्लामेशन कराता है, सेंसेशन ऑफ पेन, ब्लड फ्लो एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लड फ्लो, इम्यूनिटी एंड इंडक्शन ऑफ लेबर। वी यूज एस्पिरिन टू रिड्यूस फीवर एंड डिक्रीज पेन, डिपेंड ऑन इनहिबिशन। ओके, प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या है, इन्फ्लामेशन करवाना और पेन की सेंसेशन देना, मतलब कि कहीं दर्द फील करवाना जहाँ पर ब्लड, और ये कैसे करता है, ब्लड फ्लो ज़्यादा करवा के करता है ये काम, ठीक है। लेकिन हम जो एस्पिरिन वगैरह ले रहे होते हैं ना, एस्पिरिन की गोली, वो क्या कर रहा होता है, वो प्रोस्टाग्लैंडिन को डिक्रीज कर रहा होता है ताकि इन्फ्लामेशन भी ना हो और जो है वो पेन भी फील ना हो, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है, ये किसने बताया था, ये जो साइंटिफिक फिजिशियन ने बताया था वो फ्रेडरिक मिस्टर था, ठीक है, एक फिजिशियन था, स्विस फिजिशियन था। इसने बताया था कि न्यूक्लिक एसिड जैसा कंपाउंड भी कहीं होता है, और इसने ये जो पस सेल था ना उसमें से जो है ये डिस्कवर करके बताया था कि न्यूक्लिक एसिड भी जो है हमारे पास लिपिड और इस तरह से जो टाइप्स हैं इसमें मौजूद होता है, इस तरह से की एक टाइप है, ठीक है। इसने इसका नाम न्यूक्लियन रखा था, ठीक है। It was found that the nuclein had acidic property and hence it was renamed nucleic acid, ठीक है। इसने क्या किया था, which was quite different from other, ये दूसरे बायोमोलिक्यूल से डिफरेंट था, इसलिए इसने इसका नाम न्यूक्लियन रखा था। लेकिन फिर इसको बाद में पता चला कि न्यूक्लियन जो है उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी है, तो इसने इसका नाम न्यूक्लिक एसिड रख दिया था बाद में, ठीक है। The nucleic acid are the polymer of 5 sugar base compound called nucleotide। न्यूक्लिक एसिड क्या है, 5 शुगर की कंपाउंड होता है, 5 शुगर की बेस का कंपाउंड होता है, इसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर होता है जो 5 शुगर बेस कंपाउंड से बनता है, ठीक है, इसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इसका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, ठीक है, ये सारे इंसानों वायरस से लेकर इंसानों सब में पाया जाता है। ये हमारे पास डीएनए और इसकी आरएनए की इसकी 2 काइंड होती हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये जो है इसकी जो एब्रीविएशन पूछी जाती है, सॉरी। ओके, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन क्या होती है, ऑब्वियसली न्यूक्लियोटाइड जो है मोनोमर होता है न्यूक्लिक एसिड का। जिस तरह से हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जो है उसका मोनोमर ग्लूकोज होता है, प्रोटीन का मोनोमर अमीनो एसिड होता है, इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड विच इज पेंटोज शुगर, इसके पास 5 पेंटोज शुगर होती है, 5 कार्बन की शुगर होती है, नाइट्रोजनस बेस मॉलिक्यूल होते हैं, इज अटैच एट फर्स्ट कार्बन एंड अ फॉस्फेट इज अटैच एट फिफ्थ कार्बन। अच्छा, नाइट्रोजनस बेस जो है ना वो कहाँ पर अटैच होगी, फर्स्ट कार्बन पर, और फॉस्फेट जो होगा ना वो हमारे पास अटैच होगा फिफ्थ कार्बन पर, और इस तरह से ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। अब इसमें जो है हमारे पास 2 ग्रुप होते हैं, डीएनए आरएनए जो है आर मेड अप ऑफ 4 टाइप्स, 4 डिफरेंट टाइप के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उससे मिलकर बनते हैं डीएनए और आरएनए, ठीक है। अब उसमें भी 2 टाइप्स हैं, 2 ग्रुप्स हैं, सॉरी, नाइट्रोजनस बेसिस के 2 ग्रुप्स हैं, एक होता है प्योरीन और दूसरा होता है पैरामिडीन। प्योरीन जो है ना उसकी फर्दर कितनी टाइप्स हैं, 2, जबकि पैरामिडीन की 3 होती हैं। प्यूरीन में हमारे पास एडेनिन और ग्वानिन आ जाता है, पैरामिडीन में हमारे पास साइटोसिन थायमिन यूरेसिल आ जाता है, ठीक है।
और जो है हमारे पास मोनोन्यूक्लियोटाइड, इसके इस टाइप्स में आ जाते हैं। मोनोन्यूक्लियोटाइड मतलब एक ही न्यूक्लियोटाइड होगा, ठीक है, एक ही न्यूक्लियोटाइड होगा। और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, इसकी एग्जांपल इम्पोर्टेंट है एडीपी और एटीपी, ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये एनर्जी स्टोरिंग की तरह हमारे पास काम कर रहे होते हैं। इसमें कितनी एनर्जी होती है एक एटीपी में, 7.3 किलो कैलोरीज, या यूनिट चेंज करते हैं 31.81 kg पर मोल एनर्जी रिलीज करते हैं एक एटीपी, ठीक है। और जो है ये स्ट्रक्चर आ गया एटीपी, 1 राइबोज शुगर, 3 फॉस्फेट ग्रुप और 1 एडेनिन। ये एटीपी का स्ट्रक्चर है। एटीपी के स्ट्रक्चर में एक एडेनिन होता है, मतलब नाइट्रोजनस बेस जो हमारे पास थी ना, प्यूरीन और पैरामीडीन, उसमें से एडेनिन हमारे पास है, एक तरफ लगेगा फर्स्ट कार्बन पर, और जो फिफ्थ होगा उसके पास 3 फॉस्फेट ग्रुप लगेंगे, तो हमारे पास राइबोज शुगर पर, तो हमारे पास बन जाएगा ये एटीपी। डाई न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो इसमें कितने होंगे, 2 न्यूक्लियोटाइड होंगे, सिंपल, इसके नाम से ही पता चल रहा है। और जो है इसकी एग्जांपल NAD है, मतलब निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। ओके, और जो है ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन में NAD जो है वो काम कर रहा होता है, ठीक है। FADH2 इट कैरीज 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन एनर्जी, ये आप लोगों ने आगे जाकर उसमें पढ़ा होगा, दूसरे चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। FADH2 और NADH2 ये सब आप लोग पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे बन रही होती है, जब 9 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, बाय अ बॉन्ड इन न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, जब 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं और फिर वो DNA और RNA जो भी बना रहे होते हैं, दीज लिंकेज उसी को जिस जिस लिंकेज से ये मिल रहे होते हैं ना, मतलब जिस बॉन्ड से ये न्यूक्लियोटाइड मिल रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। लाइक इस तरह से, जिस तरह से हमने ग्लूकोज में पढ़ा था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ता है मोनोमर्स, तो इसी तरह से जब न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं, ठीक है। ओके, और क्या है इसमें इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, ओके आगे चलते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब इसमें बहुत ही ज़्यादा सारे न्यूक्लियोटाइड होंगे और वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे, लाइक DNA और RNA, ठीक है। जो हमारे पास DNA और RNA हमारे पास हेरिडिटी मटेरियल हैं, ठीक है, ये हमारी जो है मतलब पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग जो है वो ट्रांसफ़र हो रही होती है इन्फॉर्मेशन पूरी, ठीक है, और ये कोड की शक्ल में होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ DNA की अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए, ठीक है, तो ये DNA का स्ट्रक्चर किसने बताया था, हमारे पास वॉटसन और क्रिक मॉडल, जेम्स वॉटसन और फ्रेडरिक क्रिक जो है इसने मॉडल पेश किया था। इसने कहा था कि DNA जो है डबल हेलिक्स होता है, मतलब इस तरह का होता है, डबल हेलिकल शेप होती है, ठीक है। इसमें इसके पास 4 न्यूक्लियोटाइड, मतलब चार ही न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो है DNA में होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। जबकि RNA में क्या होता है, थायमिन की जगह यूरेसिल लगा हुआ होता है, ठीक है। तो इसके पास DNA है, अगर DNA के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यूरेसिल नहीं होगा, थायमीन होगा, ठीक है। हेलिक्स आर कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अपोजिट होगी एक दूसरे के। देखें, इसका अगर टेल नज़र आ रही है तो इसकी क्या है, हेड है, एरो, ठीक है, हेड है इसका, मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री अपोजिट हैं, ईच अदर अपोजिट है। अगर एडेनिन लगा हुआ है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या लगेगा, एडेनिन अगर लगा हुआ है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री थायमीन लगेगा, ठीक है। अगर साइटोसिन लगा हुआ है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री ग्वानिन लगेगा। मैंने ऐसे याद किया था, मैं आपको कलर्स से मैंने ऐसे याद किया था कि C और G सेम सेम लग रहे हैं तो ये आपस में जुड़ेंगे, लेकिन एडेनिन और थायमीन एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। अगर एडेनिन है एक चेन में तो उसके सामने वाली चेन में थायमीन लगेगा, अगर एक चेन में साइटोसिन है तो उसके सामने ग्वानिन लगेगा, ठीक है। और इस एक सेकेंड, कलर अब जो है हम आगे, ईच हेलिक्स इज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, इसके पास 2 पार्ट होते हैं, मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर फॉस्फेट, ओके ये भी हो गया। अपराइट पोजीशन में होते हैं ये लोग, ओके।
बोथ हेलिक्स आर हेल्ड टुगेदर, दोनों हेलिक्स जो है आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ती हैं, ठीक है। और ये अनजिप भी होती हैं जब हमारे पास क्या हो रहा होता है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रही होती है। अच्छा, ये मैंने कहा था कि दोनों रिंग एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे। अगर एक 5 to 3 डायरेक्शन जा रहा है ना, 5 to 3 डायरेक्शन जा रहा है, तो दूसरी क्या जाएगी, 3 to 5 जाएगी, ठीक है। 3 to 5 मतलब अपवर्ड जाएगी, और 5 to 3 मतलब डाउनवर्ड जा रही है। और जो है इन दोनों हेलिक्स के दरमियान जो फासला होता है वो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉन का डिस्टेंस होता है। और ईच टर्न ऑफ द डुप्लेक्स कंटेन ऑफ 10 बेस, हर एक टर्न में ना, ईच टर्न ऑफ डुप्लेक्स, हर एक डुप्लेक्स की जो टर्न में 10 बेस पेयर होंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बहुत। व्हाट इज जीन, जीन क्या होता है, जीन हेरिडिटी मटेरियल जो पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग ट्रांसफर होता है, सिंपल। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये दो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन का क्या मतलब है, स्टेप क्या है, जिसमें जीन की कॉपी होती है, ठीक है, आरएनए की शक्ल में। क्या हो रही होती है, जीन की कॉपी बन रही होती है, और फिर वो आरएनए की शक्ल में न्यूक्लियस से बाहर जाके इन्फॉर्मेशन जो है वो कैरी करके बाहर दे रही होती है, इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जबकि ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसलेशन जो एमआरएनए है ना, जो जीन से आरएनए बना था, मैसेंजर आरएनए, वो राइबोस शुगर से अटैच होगा और फिर उसकी क्या होगी, डीकोडिंग होगी। इसको हम ट्रांसलेशन, मतलब उसको पढ़ा जाएगा तो वो ट्रांसलेशन हो जाएगी। अब आरएनए की 3 टाइप्स होती हैं, सॉरी हाँ 3 टाइप्स होती हैं। एक होता है मैसेंजर आरएनए, एक होता है ट्रांसफर आरएनए, एक होता है राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। ये सब जो है अपना अपना काम कर रहे होते हैं। ट्रांसफर आरएनए ट्रांसफर करता है, मैसेंजर आरएनए मैसेज लेकर आता है, राइबोसोमल आरएनए जो है वो ट्रांसलेशन का प्रोसेस में हेल्प कर रहा होता है। आगे बढ़ते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए। आरएनए होता क्या है, बेसिकली ये एक पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। डीएनए होता है, इस तरह से आरएनए होता है, ठीक है। इसके बाद देखें, ये इंपॉर्टेंट बात है कि एडेनिन ग्वानिन थायमिन की जगह पे क्या है, यहाँ पे यूरेसिल है, ठीक है। थायमिन की जगह पे यहाँ पे क्या है, यूरेसिल, ये इंपॉर्टेंट बात है। मैसेंजर आरएनए, अब इसके टाइप्स को पढ़ लेते हैं। मैसेंजर आरएनए 3 टाइप्स के हैं हमारे पास आरएनए, उसमें से सबसे पहले मैसेंजर आरएनए है। ये क्या करता है, ये सिंगल स्ट्रैंड होता है। याद रखें, डीएनए डबल हेलिक्स मतलब डबल स्ट्रैंडेड होता है, और आरएनए जो है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, मतलब एक ही उसका स्ट्रैंड होता है, ठीक है। उसके पास जेनेटिक कोड कोडोन की शक्ल में होता है। कोडोन क्या होता है, कोडोन बेसिकली ना ट्रिपलेट होता है, मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड जो है ना, 3 न्यूक्लियोटाइड जब होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कोडोन कह रहे होते हैं बेसिकली, ठीक है। अब ये 3 जो कोडोन है ना, उसको हम जब इनकोड करते हैं, डिकोड करते हैं, तो वो हमें क्या लिखा हुआ है, बेसिकली ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ एमआरएनए विच इनकोड 1 अमाइनो एसिड। ये एक अमाइनो एसिड, ये जो 3 ट्रिपलेट होते हैं ना, मतलब एक कोडोन जो है ना, वो एक अमाइनो एसिड को क्या कर रहा होता है, इनकोड कर रहा होता है, ठीक है। और ये हमारे पास 30 to 40% होते हैं टोटल टीआरएन, टोटल आरएनए में, मतलब परसेंटेज वाइज देखें तो। समझ में आ गया, 3 न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे तो हम उनको एक कोडोन कहेंगे, और एक कोडोन एक अमाइनो एसिड को इनकोड कर सकता है। ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए मतलब 70 to 90 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है ये। जब 70 to 90 न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे तो हम इसको ट्रांसफर आरएनए कहेंगे। इसका ये स्ट्रक्चर है, एक डी लूप होगा, एक टी लूप होगा, एक एंटी कोडोन लूप होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है, ओके, और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, इसमें 45 डिफरेंट टाइप ऑफ टीआरएनए होते हैं हमारे पास। ये 10 to 20% जो है होता है, जितने भी आरएनए होते हैं ना, उसमें 10 to 20% ये टीआरएनए होता है। और सबसे ज़्यादा जो है राइबोसोमल आरएनए था, वो 80% होता है, ठीक है। ये राइबोसोम मतलब प्रेजेंट होता है राइबोसोम्स में, लार्ज साइज का होता है। और जो है ये हमारे पास आरएनए सेल इज RNA in a cell is called rRNA. It is involved in peptide linkage. अच्छा, ये जो है ना प्रोटीन की सिंथेसिस करवा रहा होता है बेसिकली, ठीक है। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स आ गया लास्ट, शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब लास्ट पेज है हमारे पास, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल।
कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल आर फॉर्म व्हेन द बेसिकली टू डिफरेंट ग्रुप कंबाइन। जब दो डिफरेंट ग्रुप आपस में कंबाइन होते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। ठीक है, लाइक हमारे पास कितनी टाइप्स हैं, लाइक ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन। नाम से ही पता चल रहा है ग्लाइकोलिपिड मतलब ग्लूकोज और लिपिड, जिसको हम दूसरा क्या कहते हैं, सेरिब्रोसाइट कहते हैं। ठीक है, मतलब ग्लूकोज और लिपिड आपस में जुड़ रहे हैं तो उसको हम ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। मतलब दो डिफरेंट कंपाउंड जुड़ रहे हैं तो उसको हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं। और उसके अंदर एक टाइप है ग्लाइकोलिपिड, मतलब इसमें ग्लूकोज होगा और लिपिड आपस में जुड़ेंगे। ये हमारे पास ब्रेन के ग्रे वाइट मैटर में होता है, माइलिन शीट वगैरह में होता है। आप आगे हम जब ब्रेन का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, फिर भी ओवरव्यू दे देती हूँ। एक ग्रे मैटर होता है, एक वाइट मैटर होता है। तो उसमें जो वाइट मैटर होता है ना, उसमें जो है ये ग्लाइकोलिपिड पाए जाते हैं। माइलिन शीट क्या होती है, जो हमारे पास न्यूरॉन होता है ना, दिमाग का जो सेल होता है, ठीक है, न्यूरॉन, उसके ऊपर एक शीट लगी हुई होती है लिपिड की, तो उसको हम माइलिन शीट कहते हैं। ठीक है, और ये क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन, जिसको हम यूकोइड भी कहते हैं। ठीक है, ये किससे बनेगा, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज और प्रोटीन मतलब प्रोटीन। ग्लूकोज और प्रोटीन आपस में जुड़ जाएंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ओलिगो और पॉलीसेक्राइड में होता है, ओलिगो और पॉलीसेक्राइड्स में भी होता है, सॉरी ओलिगो सेक्राइड और पॉलीसेक्राइड जब प्रोटीन से मिलते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन बनता है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल है एंटीजन, ब्लड ग्रुप्स, रिसेप्टर्स, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, एल्ब्यूमिन और गोनाडोट्रोपिन इसकी एग्जांपल है, मेन एग्जांपल। लिपोप्रोटीन मतलब क्या होगा, लिपिड और प्रोटीन आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, लिपिड और प्रोटीन आपस में मिलेंगे और जो है ये कहाँ होगा, हमारे पास एग यॉक में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ मौजूद होगा। न्यूक्लियर प्रोटीन जो है हमारे पास न्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन आपस में जुड़ जाएंगे, लाइक क्रोमोसोम में होगा, क्रोमेटिन मटेरियल राइबोसोम वगैरह में होगा। समरी इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं एक बार। ओके, बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन पता है, जो लाइफ के अंदर जो केमिकल्स यूज़ होते हैं, मतलब जिंदगी में जो जिंदगी मतलब लाइफ हमारे इंसानों के पास, पौधों के पास जो होती है, उसके पास जो केमिकल्स होते हैं उसकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं बेसिकली। ठीक है, molecular structure which forms the structure and carry out a cell large in size, highly organized molecule called मैक्रो मोलिक्यूल हमें पता है, जो लार्ज मोलिकुलर साइज होते हैं उसको हम मैक्रो मोलिक्यूल होते हैं, जो छोटे होते हैं। ठीक है, मैक्रो मोलिक्यूल्स को हम जब ब्रेक डाउन करते हैं, उनके हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, तो उससे जो हमें छोटे छोटे मोनोमर्स मिलते हैं उसको हम मैक्रो मोलिक्यूल्स कहते हैं, और सॉरी माइक्रो मोलिक्यूल्स कहते हैं, सॉरी हाइड्रोलिसिस नहीं, उसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। ठीक है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस से बनते हैं, मतलब वाटर को ऐड करना पड़ता है हमें, वाटर को हमें ऐड करना पड़ता है। ओके, जबकि मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाना है हमें, मतलब बहुत सारे यूनिट्स को हमें आपस में जोड़ना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें पास क्या करना पड़ेगा, मैक्रो मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन इनटू देयर सब यूनिट ऑफ बाय एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोलिसिस। वाटर इज मोस्ट अबंडेंट, वाटर सबसे ज़्यादा ही हमें पता है 70 to 90% होता है। कोहेसिव एडेसिव फोर्स भी हम देख चुके हैं, एनाइजेशन देख चुके हैं हम, कार्बोहाइड्रेट के हमें पता है, ओलिगोसेक्राइड क्या होता है, और ये आप लोग देख लीजिएगा, ये भी हमें पता है कि 10,000 से भी ज़्यादा जो है प्रोटीन होते हैं। टर्बिनोइड्स भी हमें पता है, प्रोस्टाग्लैंड, ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो हमारा आज जो है यहाँ पर सेशन कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 1 का, एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन का। इंशाल्लाह इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है आप लोग पहले इस वीडियो को अच्छे से पढ़ें, समझें। ठीक है, उसके बाद आप लोग जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद होगा। ठीक है, उस लिंक को आप जब खोलेंगे तो आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर मतलब MCQs अपीयर होंगे इसी चैप्टर की, सिर्फ इसी चैप्टर के, इसी जो है और जो पास्ट पेपर्स वगैरह के। ठीक है, लेकिन सिर्फ इस चैप्टर के, तो आप लोग उसको जो है अच्छे से जो है उसको करें, और फिर एट द एंड उसको सेशन जब है आप लोग कंप्लीट कर देंगे तो आपके पास स्कोर आ जाएगा कि आपने कितने MCQ सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। ठीक है, तो फिर जो है आपका स्कोर मेरे पास भी आ जाएगा। फिर इंशाल्लाह जो जो टॉप के स्टूडेंट होंगे उनका जो है मैं
नाम जो है अगली वीडियो में बता दूंगी, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से ज़्यादा प्रिपरेशन करें। इस प्रिपरेशन से आप कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एंट्रेंस टेस्ट, चाहे JSMU का हो, BSN का हो, डाओ का हो, या कोई भी डिपार्टमेंट का हो, KU का हो, कहीं का भी हो, आप लोग इंशाल्लाह क्लियर कर देंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द सारी वीडियोस अपलोड करूँ ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। ओके, तो ये जो है आप लोगों का जो MCQs क्विज़ है उसका लिंक ये मौजूद है। इस लिंक को आप लोगों को गूगल पर जो है वो पेस्ट करना है और फिर जो है आपके पास क्विज़ जो है अपीयर हो जाएगा और फिर आप लोगों को MCQs की जो है करेक्ट ऑप्शंस को रीड आउट करके उस पर क्लिक करने हैं और फिर जो है ये कोड जो है ना, ये क्विज़ कोड आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए। इसके बगैर जो है वो सबमिट नहीं होगा फॉर्म, ठीक है। पहले आप लोग जो है ये लाजमी आप लोगों को ये जो क्विज़ कोड रखा है 707, इसको आप लोगों को पुट करना पड़ेगा और फिर जो है आप लोगों का सबमिट होगा और फिर आप लोगों का जो स्कोर है वो अपीयर हो जाएगा और जो गलत MCQs हैं वो भी आप लोगों के सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों की जो है वो प्रिपरेशन जो है कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। यही हम जो है हर वीडियो में यही करेंगे, पहले एक्सप्लेनेशन और फिर जो है हम क्विज़ अटैम्प्ट करेंगे ताकि साथ ही साथ जो है आप लोगों की प्रिपरेशन होती रहे एक्सप्लेनेशन के साथ साथ, ठीक है। और इसका जो है लिंक भी जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दिया है MCQ क्विज़ का, ठीक है। वहाँ पर आप लोग डायरेक्ट कॉपी करके गूगल में पेस्ट भी कर सकते हैं।